अब जरा देखिएगा कि जैसे मैं प्लांट टिश्यूज से स्टार्ट करने वाला हूँ, हमें इस चैप्टर में करना क्या है? हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि कितनी तरीके की टिश्यूज़ होती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यूज़ होती है, एक तो प्लांट टिश्यू कि प्लांट्स में जो सेल्स हैं, सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनती है। तो एक तो प्लांट्स टिश्यू की बात करनी है और एक एनिमल टिश्यूज़ की बात करनी है। तो हमने प्लांट्स टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में जो डिफरेंस है वो तो लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। उसके अलावा तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन इसमें बनता है। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ जो है वो कितने कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में सारा कुछ पढ़ना है। और एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं, बॉडी के कौन से ऑर्गन में कौन सा वाला टिश्यू यूज़ होता है, तो वो सारा कुछ हमको देखना है। तो अब देखिएगा, जैसे मैं प्लांट टिश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक। अब जरा मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। तो जैसे हमने देखा था कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन है, उस स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेम जो है वो एक हाइट तक स्टेम की शेप लिए रहता है, उसके बाद फिर वो धीरे 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 पतला होता चला जाता है, फिर बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती उसकी। ऐसा भी नहीं है कि जो लीव्स हैं, लीव्स की भी एक मतलब स्पेसिफिक रीजन है कि लीव इतनी बड़ी होगी या इतनी बड़ी होगी, डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि लीव बहुत बड़ी हो जाए, तो लीव की भी लिमिटेशन होती है। तो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन ताकि उसका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रहता है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। तो जिस जिस पॉइंट पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड रहता है वहीं वहीं पर प्लांट्स की ग्रोथ होती है। प्लांट्स की अगर पूरी बॉडी की बात करी जाए तो जिस जिस पोर्शन में प्लांट्स की बॉडी के जिस जिस पोर्शन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उस पोर्शन में ही ग्रोथ होती है, बाकी सब जगह ग्रोथ नहीं होती। अच्छा उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी टिश्यूज। तो एक प्लांट बनाकर देखते हैं अभी, जैसे किसी प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या होता है, नीचे से अगर देखें तो ब्रॉड होता है और ऊपर से देखते देखते धीरे धीरे वो नैरो होता चला जाता है। अच्छा अब इसमें हमने ये कहा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है बिल्कुल जो टिप है इसको ज़रा शेप कर दीजिए। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। ऑनलाइन वाले बच्चे बस 1 मिनट वेट करना, अभी लाइट आ जाएगी।
एक मिनट वेट करिए। ठीक है, तो हमने ये कहा क्या परेशान कर दिया। तो हमने कहा कि अगर कोई भी प्लांट है तो प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। जो बिल्कुल टिप पर होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और जो नीचे की तरफ होता है जहाँ पर उसका शूट स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ पर स्टेम होता है उसका नीचे वाला हिस्सा, उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो 3 तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने कहा कि प्लांट टिश्यूज़ 2 तरीके से क्लासीफाई करे जा सकते हैं। एक टाइप होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक टाइप होती है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा जा सकता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम में देखिए, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। बिल्कुल ग्रोइंग टिप, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक स्टेम की बात करी तो स्टेम का बिल्कुल लास्ट वाला टिप है ग्रोइंग टिप, तो ग्रोइंग टिप पर एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। इसी की वजह से ग्रोथ होती है प्लांट की। अगर हम स्टेम की बात करें और ऐसे ही अगर हम रूट की बात करें तो रूट भी बिल्कुल लंबी जाएगी, तो रूट का भी तो बिल्कुल आखिरी दोनों होगा कोई, तो जो बिल्कुल लास्ट का जो टिप है उसका वहाँ पर जो टिश्यू होती है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, उसके बाद आइए लेटरल मेरिस्टेम पर। द गर्थ ऑफ द स्टेम, गर्थ यानी कि जो बेस है उसका, स्टेम का जो बेस है, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। तो जो गर्थ ऑफ द स्टेम मतलब क्या होता है कि जो बेस है उसका स्टेम का, वो ऐसे नहीं ग्रो करता, ऐसे नहीं होता कि इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो साइड में फैलता है, ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, उसका रेडियस बढ़ता है, तो उस वाले पोर्शन को हम बोल देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इसके बाद अगला देखिएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम at the base of the leaves or internodes on either side of the node on twigs। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर मिलेगा? जिस जगह से कोई ना कोई नोड निकल रही होगी बाहर, जिनको हम छोटी छोटी ब्रांचेस भी बोल देते हैं। या अगर कोई छोटी सी ब्रांच निकल रही है तो उस ब्रांच में लीव्स निकलेंगी, फ्लावर्स निकलेंगे, तो जहाँ से वो ब्रांच निकलनी शुरू होती है उस जगह पर जो टिश्यू होता है उस टिश्यू की टाइप को हम बोल देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो 3 तरह से डिवाइड हो जाता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम जो बिल्कुल टिप पर होता है, चाहे रूट की टिप की बात करें चाहे शूट की टिप की बात करें। शूट मतलब रूट के ऊपर वाला हिस्सा, ज़मीन के ऊपर जो हमको प्लांट दिखता है दैट इज कॉल्ड शूट। और जो लीव्स के स्टार्टिंग प्लांट जिसको हम नोड बोल देते हैं, वहाँ से जो निकलता है वहाँ पर जो टिश्यू होती है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, the cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. They lack vacuoles. तो जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस का मतलब क्या है कि बहुत घना होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल होता है, काफ़ी घना होता है। और उनकी जो सेल्यूलोज वॉल्स है, बाहर की जो वॉल्स होती है, सेल वॉल को ही सेल्यूलोज वॉल बोल देते हैं। तो जो सेल्यूलोज वॉल है यानी कि जो सेल वॉल है वो बड़ी पतली होती है, बहुत थिन होती है। अच्छा, और उसमें वैक्यूल्स नहीं होते, दे लैक वैक्यूल्स। ठीक, तो ये तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो प्लांट्स टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके देखा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू में द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल and lose the ability to divide the cells formed by meristematic tissue।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स बनाता है, सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल बनाता है, वो जो सेल बनते हैं उन सेल्स में वो एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड हो जाए, फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर ग्रोथ नहीं होती। कोई भी चीज़ डिवाइड होती है फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो उनका स्पेसिफिक रोल होता है। स्पेसिफिक रोल मतलब ये हो गया कि कोई सेल है, उस सेल का काम वो सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, कोई सेल है वो फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कोई सेल है वो सिर्फ फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो स्पेसिफिक रोल का मतलब ये है कि अगर कोई सेल फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो फूड डाइजेशन में क्या चल रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स डेवलप करता है, वो सेल्स अपना एक स्पेसिफिक रोल करते हैं एंड दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। फिर वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, ठीक है, वो वैसे ही रहते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो अगर कोई टिश्यू डिवाइड ही ना हो, बस जैसी बन गई वैसी बनकर छूट गई, बस उसके बाद ना उसमें ग्रोथ हो रही है ना डिवीज़न हो रहा है, तो ऐसे टिश्यू को हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट है ना, ना तो वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, ठीक है, और ना ही वो टूट कर अलग हो रही है, यानी कि डिवाइड भी नहीं हो रही है। तो ऐसी टिश्यू को हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही जो प्रोसेस है, ये जो टिश्यूज़ हैं वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, एक परमानेंट साइज ले लेते हैं। शेप और साइज में अंतर पता है ना? शेप मतलब किसी की शेप सर्कुलर है तो वो तो शेप हो गया। साइज का मतलब कि कोई इतना बड़ा है अब इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सर्कल इतना सा हो सकता है, सर्कल इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो उसकी शेप तो सेम नहीं ना, शेप तो वही रहेगी ना सर्कुलर, बस साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। तो शेप ले लेते हैं वो परमानेंट, साइज ले लेते हैं वो परमानेंट, और जो है एक अपना परमानेंट फंक्शन पकड़ देते हैं कि भाई मेरा काम सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने तक लिमिटेड है, मैं इसके अलावा और कुछ काम नहीं करूँगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस का नाम है। फिर है सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं दे डिफरेंशिएट, मतलब उनको भी अलग अलग क्लासीफाई करा जा सकता है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं वो भी दो तरीके की परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये तीन पार्ट्स हो गए। फिर जब मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूँगा तो जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल दो तरीके की होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और फिर है दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब जरा इनको देखते हैं डिटेल में, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। These tissues, सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये भी तीन तरीके की होती है। एक का नाम होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा और तीसरे का नाम है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो ये तीन तरीके की सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है। ठीक, दोबारा देखते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब ग्रोथ दिखाई देती है तो वो ग्रो करके एक टिश्यू बनाती है। वो टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेती है कि उसका यही काम है। एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है, एक पर्टिकुलर साइज ले लेती है, ना उसकी शेप बढ़ती ना घटती, ना उसका साइज बढ़ता है ना घटता है, एज इट इज वो परमानेंट शेप ले लेती है, इसलिए उसका नाम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाला हूँ। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरीके की होती है। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब इनको डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा में क्या है, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा, जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक रखी हुई है। तो नोटबुक जो है, नोटबुक में एक पतली सी शीट है, एक पेपर है, उसके ऊपर दूसरा पेपर है, उसके ऊपर तीसरा पेपर है, उसके ऊपर चौथा पेपर है। तो एक के ऊपर एक इनकी ना लेयर डिपॉजिटेड है। ठीक है, और उसको देखते हैं अगर तो देखने में एक सॉलिड थिंग दिखाई देती है, क्यूबॉइड की शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बुक की भी बात करें तो इस बुक में भी एक मतलब न जाने कितने सारे पेजेस हैं, 200, 250, 300, 400, पता नहीं कितने पेजेस हैं। तो वो जो पेजेस है वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो एक के ऊपर एक रखकर जब लेयर डिपॉजिट होती है तो उससे एक शेप बन जाती है। तो वो जो शेप है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेथ है, और ये इसकी कुछ हाइट भी है ना। इसको आप इसकी थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट या फिर थिकनेस। तो हम ये कहेंगे कि इससे जो चीज़ बनती है, मतलब लेयर्स अगर हम सेल्स की लगाएं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो जो टिश्यू बनती है वो एक परमानेंट टाइप की टिश्यू बन जाती है, और उस टिश्यू को पैरेन्काइमा बोला जाता है। देखिए वही है, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, कुछ लेयर्स आपने सेल्स की लगा दी, दे फॉर्म अ बेसिक पैकिंग टिश्यू, वो एक बेसिक पैकिंग टिश्यू बना देते हैं। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये वाली जो टिश्यू है ये पैरेन्काइमा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, एक तरीके की ये परमानेंट टिश्यू होती है। उसके बाद देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि इसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब याद रखिए, स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब वो किसी काम को करने में स्पेशलिस्ट नहीं होते, समझ गए। तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। उनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं होता, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, विद थिन सेल वॉल्स। और उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिन होती है, पतली होती है। दे आर लाइफ सेल्स, और ये सेल्स जो है लाइफ सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेल्स। लाइफ सेल्स मतलब जिंदा होते हैं सेल्स। जैसे हमने देखा कि जो प्लांट टिश्यूज़ होती हैं, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ लाइफ भी होते हैं, क्योंकि उनमें से एक लाइफ सेल्स। They are usually loosely packed so that large spaces between cells are found in this tissue. तो इसके जो सेल्स होते हैं ये ना लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब ये है कि उनके बीच में ना गैप्स होते हैं काफ़ी बड़े। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कि दोनों के बीच में थोड़ा सा एयर वगैरह, कुछ बबल वगैरह है। तो उनके बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं। तो स्पेसेस पाए जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर है, दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। ये वाली जो टिश्यू है ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फूड को स्टोरेज का भी काम ये करती है टिश्यू। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स देखे पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 टाइप की, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मैं पैरेन्काइमा की बात कर रहा हूँ। पैरेन्काइमा का पहला पॉइंट ये कहता है कि जब फ्यू लेयर्स बना देते हैं सेल्स की, तो इट फॉर्म्स ऑफ बेसिक पैकिंग टिश्यू, उसी को हम पैरेन्काइमा बोल देते हैं। पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो लाइव सेल्स होते हैं, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विद थिन सेल वॉल्स, पतली सेल वॉल होती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है दे आर लाइफ सेल्स हमने देख लिया, और ये दे आर लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके ना आपको बोल कर इन पॉइंट्स को लर्न करना है। ठीक है, और बायोलॉजी का जब भी एग्ज़ाम आए तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर को पॉइंट्स बनाकर ही लिखना। अगर बिना पॉइंट्स बनाकर आप ऐसे ही कहानी लिख दोगे, टीचर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक, अब आगे देखिएगा। हमने ये कहा दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। तो ये वाला जो टिश्यू है ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब भाई कुछ तो होता होगा प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स सीधे खड़े रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी इंसान की बॉडी के अंदर हड्डी नहीं है, ठीक है,
तो मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि मसल्स के दम पर कोई इंसान खड़ा रह सके। वो खड़ा नहीं रह सकता, वो बैठ भी नहीं सकता, वो गिर ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी लगातार एक्ट कर रही है आपकी बॉडी पर। ठीक, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमें जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है? बोन्स। तो बोन्स की वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं, सीधे चल सकते हैं, सीधे बैठ सकते हैं। अच्छा, और वही स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इसमें किसको मिलती है? प्लांट्स में। प्लांट्स में तो कोई बोन्स वगैरह नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ हैं जो उसको ये वाली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स सीधे खड़े रहें, मतलब मुरझाकर नीचे गिर ना जाए। तो ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है पैरेन्काइमा, ये वाली टिश्यू। फिर हम ये कहेंगे इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। कुछ सिचुएशंस का मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स, अब प्लांट भी कोई एक तरीके का थोड़ी है भाई। प्लांट्स की जो स्टडी करने के लिए तो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही अलग है, बॉटनी। आपको पता होगा बायोलॉजी, बॉटनी का मतलब क्या है कि उसमें प्लांट्स की स्टडी है। जूलॉजी का मतलब क्या है कि उसमें एनिमल्स की स्टडी है। एनाटमी का मतलब क्या है कि उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी है। तो बायोलॉजी भी तो अलग अलग जो डिविजन्स हैं उसमें डिवाइडेड है। तो हम ये कहेंगे कि जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स भी एक तरह के थोड़ी होते हैं, जाने कितनी कितनी तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो अब जब हम ऐसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो पैरेन्काइमा है, इस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है। इस पैरेन्काइमा कुछ प्लांट्स के अंदर, सभी के अंदर नहीं। जिन प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा क्लोरोफिल अपने अंदर रखता है, तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फूड प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, और उस केस में इसी पैरेन्काइमा का नाम क्लोरेन्काइमा रख देते हैं। क्लोरेन्काइमा ये अलग है, ये कोलेन्काइमा है, वो है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा किसको बोलते हैं? जिन प्लांट्स के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उनके पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। समझ गए? तो ये वही पॉइंट है नेक्स्ट वाला। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। तो कुछ सिचुएशंस यानी कि कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, और जब क्लोरोफिल है तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो उस केस में उस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। समझ गए? और एक चीज़ देखिएगा इसी तरह से तो जो हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल है तो उस पैरेन्काइमा का नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब समझ रहे हैं? जो पानी के अंदर, पानी के अंदर भी तो प्लांट्स होते हैं बहुत सारे। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव buoyancy to the plants to help them float. Such a parenchyma type is called aerenchyma. ऐसा होता है एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, खुद तो शायद एक्सपीरियंस ना कराओ, ना ही करो तो अच्छा है। वो अंडर वाटर डाइविंग होती है ना, वो सिलेंडर वगैरह सब लगा कर और ऑक्सीजन और मास्क वगैरह लगा कर वो पानी के नीचे करा हुआ है। तो उसमें आप जब नीचे जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और वो प्लांट्स, अब प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अगर साइड में कहीं रिवर है, रिवर के साइड में जो दीवार है अंदर की तरफ पानी के नीचे, वहाँ पर अगर लगा हुआ है तो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर बिल्कुल रिवर के बेस में कोई प्लांट है तो वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? उसको तो नीचे पड़ा हुआ होना चाहिए। पानी का पूरा वजन है उसके ऊपर, उसको तो नीचे पड़ा हुआ होना चाहिए। पानी में अगर कोई बबल प्रोड्यूस हो जाता है तो बबल कैसे प्रोड्यूस होता है? हमने पानी के अंदर एक स्ट्रॉ डाला, स्ट्रॉ डाल कर हमने फूंक मार दी उसके अंदर। तो फूंक मारनी यानी कि हमारे मुँह से अगर आप फूंक मारते हैं तो हमारे मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर इंसर्ट कर दी। वाटर के अंदर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट करी है तो वो तो गैस है ना, यानी कि गैस जो है, गैस बहुत लाइट होती है। वो वाटर से भी लाइटर होती है, सॉलिड से भी लाइटर होती है। तो गैस की प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर हमने फूंक मारी तो आप ये देखेंगे फूंक मारते हैं तो बुलबुले उठने लगते हैं। तो वो जो बबल्स है वो पानी का बबल बनाकर जो है वो जो गैस है वो ऊपर आती है और फिर बबल फूट जाता है और फिर गैस निकल जाती है एटमॉस्फेयर। तो इसी तरह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में भी तो पैरेन्काइमा होगा।
ये परमानेंट टिश्यू होगा। तो एक्वेटिक प्लांट्स का जो पैरेन्काइमा है उनके अंदर, उन टिश्यूज़ के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं। और अगर कहीं पर भी एयर कैविटी मौजूद है, एयर बबल मौजूद है, तो वो बबल सीधा का सीधा ऊपर आएगा। तो वो जो एयर कैविटी है, वो एयर कैविटी उन प्लांट्स को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। अब अगर नीचे रूट काट दी जाए तो वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे, अगर रूट्स काट दी जाए तो फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन रूट्स उनको रोके रखती है। तो रूट्स ने तो नीचे पकड़ रखा है, और जो एयर कैविटीज़ हैं उनकी टिश्यूज़ में, वो एयर कैविटीज़ उनको ऊपर की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि पानी के अंदर वाले जो प्लांट्स होते हैं, धीरे 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 ऊपर की तरफ ही आते रहते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर की तरफ आ जाए। और अगर ग्रो कर जाते हैं तो इतना ज़्यादा उनकी लेंथ हो गई, इतना ज़्यादा ग्रो कर गए कि वो पानी की सरफेस तक, रिवर की सरफेस तक आ गए, तो फिर वो ऊपर भी निकलने लगते हैं। अगर उनको देखा जाए तो उनकी रूट बहुत नीचे तक होती है। ठीक है, कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी जो परमानेंट टिश्यू है, ये पैरेन्काइमा, उसके अंदर एयर कैविटीज़ होती है, इस वजह से उसको पैरेन्काइमा बोला जाता है। पैरेन्काइमा बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के केस में जो पैरेन्काइमा है उसको ही पैरेन्काइमा बोला जाता है। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, अभिराज, अन्वेषा, दिव्यांश, देवांग, आशीष, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं। इसमें चाहे तो आप कुछ नोट कर लें, वरना नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नोट्स का PDF बनाकर आपको भेज दिया था ग्रुप पर, इसका मैं प्रिंट आउट भी दे दूँगा। ठीक है, तो पूरा ही चैप्टर लर्न करने वाला, और पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स वाले चैप्टर में से उतना नहीं पूछा जाता जो पहला वाला चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा पूछता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो जो स्टेम में मौजूद है पैरेन्काइमा, और जो रूट्स में मौजूद है पैरेन्काइमा, वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी स्टोर करता है। समझ गए जी? ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ आपकी दो तरीके की होती है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप की होती है। एक होता है जो बिल्कुल टिप पर पाया जाता है, अपिकल मेरिस्टेम। एक जो लीव्स वगैरह हैं उनके नोड्स पर जो पाया जाता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और एक जो गर्थ ऑफ द स्टेम, यानी कि बेस ऑफ द स्टेम में पाया जाता है, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये तो 3 तरीके की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। और ग्रोथ जो है प्लांट की, वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में लिमिटेड रहती है, कि कुछ पोर्शन ही ग्रो करेंगे, बाकी सारे पोर्शन ग्रो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टेम है, स्टेम ग्रोथ करता जा रहा है। ये लीव है, लीव की तो एक पर्टिकुलर शेप और साइज है ना, इतनी बढ़ेगी, बस ऐसा नहीं है कि लीव बढ़ती जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। फिर बात करेंगे दूसरा टाइप जो है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डेवलप करती है, और वो डेवलप करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो परमानेंट टिश्यू है वो भी 3 तरीके की होती है। एक होती है, 2 तरीके की, सॉरी, एक होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर जब सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरीके की होती है। एक होती है पैरेन्काइमा, एक होती है कोलेन्काइमा, एक होती है स्क्लेरेन्काइमा। 3 तरीके की होती है। अब पैरेन्काइमा की बात करते हैं, तो जो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी कम लेयर्स जो होती हैं, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, जब वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाती हैं, तो क्या होता है कि बेसिक पैकिंग टिश्यू बनती है, उसी को हम पैरेन्काइमा बोल देते हैं। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? पैरेन्काइमा का काम ये होता है कि जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है उसका, कि भाई इसके फंक्शन ये है कि एक पर्टिकुलर ये फंक्शन करेंगे। उसकी शेप फिक्स होती है, उसका साइज़ फिक्स होता है, क्योंकि ना तो शेप बढ़ेगी ना साइज़ बढ़ेगा, तो जैसा बन गया, जैसा डेवलप हो गया वैसा ही है। तो इसलिए वो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में दूसरा जो हमने देखा था पॉइंट, वो ये था कि दे आर फॉर्म ऑफ लाइव सेल्स, लाइव टिश्यूज़ होती है, लाइव सेल से बनती है। उसके अलावा हमने ये देखा कि ये जो पैरेन्काइमा है, कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल इन इट एंड पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स का जो फूड प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जिस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है, उस पैरेन्काइमा को हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लो वहाँ से आया क्लोरोफिल की वजह से। ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो
तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स की जो टिश्यूज़ होती है ना, ये जो आपकी पैरेन्काइमा वाली परमानेंट टिश्यूज होती है, इसके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं, स्मॉल स्मॉल एयर कैविटीज़ होती हैं। तो वो जो एयर कैविटीज़ हैं वो पानी में नहीं रहना चाहिए, वो एयर कैविटी यानी कि वो जो एयर का बबल है वो पानी से ऊपर निकलना चाहिए, तो इसीलिए वो फ्लोट करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। अब क्योंकि उसमें एयर है, इसी वजह से उसका नाम है एरेनकाइमा, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा का ही नाम एरेनकाइमा होता है, क्लियर, ठीक। अच्छा जी, अब पैरेन्काइमा जो स्टेम्स में होता है और रूट्स में होता है, वो क्या करता है, वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को स्टोर करने का भी काम करता है। सही है जी, चले आगे। हम अगला देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो नेक्स्ट टाइप का है वो है कोलेनकाइमा। The flexibility in plants is due to another permanent tissue called parenchyma। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में एक चीज़ और होती है, एक चीज़ तो हमने बोल दी कि भाई बड़ा रिजिड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी स्ट्रेंथ है, सीधा खड़ा हुआ है, सदियों से सीधा खड़ा हुआ है, 10 साल पहले लगाया था, अभी इतना बड़ा हो गया, ठीक है, और लेकिन बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। लेकिन जब बहुत तेज हवा चलती है वो थोड़ा इधर को भी झुकता है, थोड़ा इधर को भी झुकता है, मतलब मूव करता है, ठीक है। या आपको कुछ सूझा कि मैं कुछ बंदर बने की हरकत दिखाता हूँ, जैसे बंदर करते हैं ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ को हिला देते हैं, मैं पेड़ को हिलाऊंगा, तो आपने हिलाने की कोशिश करी तो वो आप इधर खींचोगे तो आपकी तरफ मुड़ जाएगा, उधर खींचोगे उधर मुड़ जाएगा, फिर आप छोड़ोगे फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं ना। तो ये जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर है प्लांट्स का, ये किसकी वजह से आता है, एक दूसरी टिश्यू है उसका नाम होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की वजह से। The flexibility in plants is due to another permanent tissue called parenchyma. It allows easy bending in various parts of a plant, leaf, stem, without breaking. तो लीफ को मोड़ दो, फिर छोड़ दो, सीधी हो जाएगी। अब आपने बिल्कुल ही आपका दिमाग ये हो गया कि मेरे को तो लीफ को तोड़ ही देना, फाड़ ही देना उसको, है ना, तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप लीफ को ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत मोड़ते हो वो मुड़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सीधी खड़ी हुई है, लीफ एक मुड़ ही नहीं रही है, जैसे स्टील की प्लेट हो गई है, मुड़ ही नहीं रही है, तो इतना हार्डनेस नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सेम विद स्टेम, तो स्टेम को भी आप लगे पड़े हो, जोर लगा रहे हो, लेकिन वो टूट नहीं रहा। अब आपने ये सोच लिया कि मेरे को तोड़ना है ना, पूरी ताकत लगा रहे हो उसमें, तो अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो टूट भी जाएगा, लेकिन जनरली वो टूटते नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, और इसकी वजह से प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, अब प्लांट एक तरफ को झुक रहा है, इधर से हवा आ रही है तो प्लांट एक तरफ को झुक रहा है, एक तरफ को झुक रहा है, फिर आंधी शांत हो गई, शांत हो गई तो वो वापस वैसे खड़ा भी हो गया। अब सोचिए कि अगर प्लांट में ऐसा होता है कुछ कि वो मुड़ ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल स्टिफ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने न जाने कितनी बार सुना होगा कि जो पेड़ पौधे हैं, जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो पेड़ पौधे उतने नहीं गिरते जितने खंभे गिर जाते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजिड है। कभी ऐसा देखा है कि आंधी आ रही है तो बिजली के जो खंभे हैं वो भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, वो ऐसे नहीं होते, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो गिर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अड़े हुए हैं बिल्कुल, आंधी भी लगी पड़ी है ना, बहुत तेज़ी से आ रही है आंधी, तो आंधी उनको गिरा ही देती है, तोड़ ही देती है। लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कहते हैं कि अच्छा भाई आंधी आ रही है, आंधी का मूड ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा झुक जाता हूँ, तो वो झुकते और हवा जो है वो ऐसे 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 निकल जाती है, तो हवा निकल जाती है तो प्लांट फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को कि भाई अगर आंधी या हवा वगैरह इस तरीके से आ भी रही है तो मैं थोड़ा बहुत मुड़ जाऊँगा, लेकिन प्लांट को टूटने नहीं दूँगा। ये काम कौन करता है? कोलेनकाइमा। ये वाला काम मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा, ठीक है। आगे चलते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। तो लीफ स्टॉक्स, लीफ जहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, खास तौर पर लीफ अगर आप देखें, कोई भी लीफ अगर आपने देखी हो, ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स इसी तरीके की होती हैं, बीच में पतली सी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बारीक सा ट्यूब जा रही है, और लीफ इस तरीके से होती है इसमें, इस तरीके की लीफ होती है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, जो बारीक सी ट्यूब है, इसी को कहते हैं लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक, STALK, लीफ स्टॉक। तो अगर थोड़ी हवा वगैरह आती है तो ये मुड़ भी जाती है, तो वापस से सीधी हो जाती है। आपने सोच ही लिया कि इसको तोड़ना है या इसको कैंची से पकड़ के काट देना है, तो बात है। अब आगे देखते हैं। The cells of this tissue are living,
elongated and irregularly thickened at the corners। तो इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक तो लिविंग होते हैं, दूसरा लंबे होते हैं, elongated होते हैं मतलब, एंड irregularly thickened at the corners, और कॉर्नर्स पर थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है कॉलन काइमा। देयर इज वेरी लिटल इंट्रासेलुलर स्पेस। तो कॉलन काइमा में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब इनके अंदर हवा स्टोर नहीं होती। अगर हवा स्टोर हो जाएगी, इंट्रासेलुलर स्पेस होगा, तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो उड़े ऊपर की तरफ जाएँ, है ना, तो ऐसा होता नहीं। उनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। बताइए जी, कॉलन काइमा क्लियर है सभी को? अच्छा, इनके डायग्राम मैंने बना रखे हैं, वो मैं बोर्ड पर बनाकर दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले आशीष क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। अब इसके बाद तीसरा टाइप और देखेंगे। कॉलन काइमा के बाद तीसरा टाइप देखेंगे स्क्लेरन काइमा। अब स्क्लेरन काइमा में क्या है, ऑप्शन को देखिए। अनदर टाइप ऑफ टिश्यू इज स्क्लेरन काइमा। एक दूसरी तरीके की परमानेंट टिश्यू है, कहलाएगी स्क्लेरन काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। यही वो टिश्यू है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा स्टिफ बनाता है। तो कॉलन काइमा होगी। कॉलन काइमा तो प्लांट को क्या देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन प्लांट्स तो स्टिफ भी होते हैं, कई कई जगह पर स्टिफ भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस कौन देता है, वो देता है स्क्लेरन काइमा। ठीक है, इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। वी हैव सीन कोकोनट हस्क, इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू। कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क का मतलब क्या है, जो नारियल होता है वैसे तो सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन नारियल को अगर बाहर से देखा जाए, बाहर से तो इतना हार्ड होता है कि अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ में चोट लग जाएगी। ठीक है, वो, और अगर किसी ने उसको गलती से खाने की कोशिश कर ली तो हो गया था, पता चला दांत ही टूट जाएंगे, इतना हार्ड होता है। ठीक है, तो वो जो इतना हार्ड होता है नारियल, नारियल का जो पेड़ है उसके आसपास जो किसान होते हैं ना, जो मतलब केरला में, तमिलनाडु में, जहाँ पर बीचेस जो हैं उनके किनारे, समंदर, कोस्टल रीजन्स के किनारे किनारे जो है कोकोनट ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बच कर रहते हैं। जो है सर पर बड़ा मोटा सा कपड़ा और पगड़ी बांध कर रहते हैं कि गलती से कोई नारियल गिर गया तो हो गया काम, चोट लगेगी। सर गोवा में हमारे पास के रखते हैं, एक बार ऑलमोस्ट लगी। हाँ, तो और सोचोगे कितना ज़्यादा हैवी होता है वो। ठीक है, तो वो चीज़ अगर गिर जाए तो पता चला कि बस शरीर फूट जाएगा। तो अब आप ये देखिएगा कि इस तरीके की जो टिश्यूज़ हैं, जो एक फ्रूट है एक तरह से कोकोनट, उसका जो आउटर कवरिंग है उसको इतना हार्ड बनाती है, तो वो टिश्यू किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। तो इसीलिए उसको स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू भी बोल देते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं, हार्ड डेड। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर ड्यू टू lignin. They are long and narrow as the walls are due to lignin. तो इतने ज़्यादा वो लॉन्ग भी होते हैं और नैरो भी होते हैं, और उनकी जो वॉल्स हैं वो किसकी बनी होती है, और उनकी जो ये स्टिफनेस है वो किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। लिग्निन क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज अ सीमेंट एंड हार्डन्स देम। तो ये इस तरीके से एक्ट करता है जैसे कि सीमेंट होता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर सीमेंट पड़ा हुआ है, तो आप ये देखेंगे, अगर कभी सीमेंट का कोई स्टोर देखा हो या सीमेंट की जो एजेंसी है, तो वहाँ पर जो सीमेंट होता है ना वो बड़े बड़े बैग में, बड़े बड़े जो कट्टे होते हैं उनमें रखा रहता है सीमेंट। लेकिन उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी मॉइस्चर ना आ जाए आसपास से। ठीक है, क्योंकि हल्का सा भी जो वाटर है अगर सीमेंट पर पड़ गया तो सीमेंट इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि फिर वो टूटेगा ही। फिर वापस आप सोचोगे किसी भी तरीके से उसको सीमेंटेड पाउडर में कन्वर्ट कर, तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसी तरीके से जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ में मटेरियल होता है उसको कहते हैं लिग्निन। तो लिग्निन जो है वो सीमेंट की तरह एक्ट करता है कि वो हार्ड है, और वो हार्ड जो है उसकी जो हार्डनेस है वही उसको एक सीमेंटेड मटेरियल बना देती है। तो आप ये देखिएगा कि जो कोकोनट है, कोकोनट के अंदर पानी है। अब अगर हमको मान लीजिए कोई वाटर वाली चीज़ है, उसको लेकर जाना है कहीं पर,
कहीं भी लेकर जाना है, पानी लेकर जाना है, तो पानी को किस चीज़ में लेकर जाएंगे? जो पूरी तरीके से एयर टाइट वाटर बॉटल हो उसमें लेकर जाएंगे। अच्छा, क्या किसी और डब्बे में ले जा सकते हैं जो एयर टाइट ना हो? लीक होता चलेगा इधर उधर, कहीं पर भी हम चल रहे हैं, हमारे बैग में रखा हुआ है तो वो लीक होता जाएगा। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि वो वाटर बॉटल जो है वो एयर टाइट हो। तो भगवान ने बनाया ऐसा कि इसके अंदर नारियल पानी होता है, उसके बाहर इतना टफ सीमेंटिंग मटेरियल है कि वो पानी जरा सा भी बाहर निकलेगा ही नहीं। और निकलेगा उस केस में अगर आपने उसको तोड़ दिया, तो तोड़े बिना नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये जो मटेरियल बनता है वो बनता है लिग्निन से। ठीक है, अच्छा, हमने कहा ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। और ज़्यादातर ये जो वॉल्स हैं, इनकी जो वॉल्स हैं वो इतनी थिक होती हैं कि उनके अंदर कोई ज़रा सा भी इंटरनल स्पेस होता ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ से लीकेज की या एयर के अंदर जाने की या नारियल पानी के बाहर जाने की कोई चांसेस ही नहीं होते। ठीक, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो सीड्स भी आपने देखे होंगे, सीड्स भी इतने हार्ड होते हैं। अब आम का सीड तो देखा ही होगा, आजकल मैंगो सीजन चल रहा है, तो उसका जो सीड है कभी उसको चबाने की कोशिश करना, दांत ही हिल जाएंगे, इतना हार्ड होता है। ठीक है, तो अब आज ही मत कर लेना ये काम। ठीक है, पता चला कि हो गया काम। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। अब जो स्टेम है, जब कभी आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो जो नीचे स्टेम है वो स्टेम थोड़ी होता है कि वो स्टेम नीचे इधर से उधर डांस कर रहा हो मिट्टी में, है ना। वो तो जहाँ पर लगा हुआ है वहीं लगा हुआ है ना। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इस स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसकी वजह से? वो मिलेगी कोलेनकाइमा की वजह से। और प्लांट को जो हार्डनेस मिलती है और जो स्ट्रेंथ मिलती है वो किसकी वजह से मिलेगी? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू बोल दीजिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट हस्क, यानी कि कोकोनट की एक्सटीरियर कवरिंग इतनी हार्ड होती है कि वो टूट ही नहीं सकती, बहुत ताकत लगाकर तोड़ना पड़ता है उसको। तो ये स्टेम में, वस्कुलर बंडल्स में और वेन्स ऑफ लीव्स अगर किसी लीव को देखें तो पतली 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 ऐसी नसें दिखाई देती है, जैसे हमारी हाथों की लकीरें हो, ऐसी ऐसी पतली पतली लाइन्स दिखाई देती है। उन्हीं को हम लीव्स की वेन्स बोल देते हैं, यानी कि नसें बोल देते हैं, नर्व्स होती हैं वो एक तरह से होती हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे हैं। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो सीड और नट्स जो हार्ड होते हैं, जैसे बादाम है या अखरोट है, तो अखरोट का देखा ना बाहर का छिलका वो कितना हार्ड होता है। ठीक है, तो उसको तोड़ना पड़ता है, कभी कभी तो हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, हाथ से तो टूटता भी नहीं है, इतना हार्ड होता है। तो वो भी स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। अगला, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो जो ये स्क्लेरेन्काइमा है ये प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतना हार्ड होता है वो, तो वो प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो टिश्यूज़ के अंदर की लेयरिंग होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद में स्टोमेटा, ये भी परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आएगा, सिंपल परमानेंट। ठीक है, और बस अभी इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। ठीक है, कल का ऑफ रहेगा, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों। ओके।